माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है, ये 5th सीरीज जो है सो लेके आया हूँ। इसमें इससे पहले जो है सो मैं 4 पार्ट बना चुका हूँ, उसको आप 100% जो है सो देख लेना। सारे के सारे जो भी चैप्टर आ रहा है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ। ये लास्ट है, अध्याय 10 है, खेलों में प्रशिक्षण। इसका पहला क्वेश्चन है, आइसोटोनिक पद्धति का क्या अर्थ है। आइसोटोनिक पद्धति का क्या अर्थ है और इसका उपयोग किस क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में करके जाने हैं। तो आइसोटोनिक पद्धति, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो है ना आपका आइसोटोनिक जो पद्धति है या आइसोटोनिक आप व्यायाम भी कह सकते हो, ये आपको शक्ति के विकास की विधियाँ हैं। यानी शक्ति में किस प्रकार जो है सो आपको विकास हो सकता है, शक्ति में किस प्रकार किसी भी व्यक्ति की बढ़ोतरी हो सकती है, पावर किस प्रकार इंक्रीज किया जा सकता है, उसी का एक विधि है आपको आइसोटोनिक पद्धति। तो इसके अंतर्गत आप लिखोगे कि आइसोटोनिक के व्यायामों में खिलाड़ी के द्वारा किए गए व्यायामों की गतिविधियां प्रत्यक्ष दिखाई देती है। यानी आइसोटोनिक जो व्यायाम होगा जिसके द्वारा आप शक्ति को इंक्रीज कर सकते हो, ये आप प्रत्यक्ष रूप से जो है सो आप देख सकते हो। इन व्यायामों को करने से मांसपेशीय संकुचन तथा शिथिलन होता है, जिसके कारण मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तन होने लगता है। मतलब यदि आप आइसोटोनिक व्यायाम यदि आप करेंगे तो इसमें मांसपेशी क्या होता है, संकुचन होता है और शिथिलता उसमें उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होने लगता है। क्योंकि यह व्यायाम गतिशील शक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। गतिशील शक्ति यानी गतिशील शक्ति का मतलब ये हुआ कि खेल कूद के क्षेत्र में जैसे जिसमें गतिशीलता आपको करते हैं, जैसे फुटबॉल खेल खेलते हैं, हॉकी खेल खेलते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे ऐसे जो है सो खेलों में आइसोटोनिक व्यायाम जो है सो मुख्यतया किया जाता है। क्योंकि इसमें शक्ति का उपयोग जो है सो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फुटबॉल में हर समय खिलाड़ी 90 मिनट तक दौड़ते ही रहते हैं, हॉकी में भी ऐसे ही दौड़ते ही रहते हैं, क्रिकेट में भी दौड़ते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि यह व्यायाम गतिशील शक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। इसलिए खेल कूद के क्षेत्र में इस प्रकार के व्यायामों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अब आपका था कि आइसोटोनिक पद्धति का क्या अर्थ है, तो इसका बारे में आपको मैं बता दिया कि आइसोटोनिक पद्धति जो है सो एक ऐसा व्यायाम होता है जिसमें जो है सो करने से मांसपेशी संकुचन और शिथिलन उत्पन्न होता है, जिसके कारण मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है। ये व्यायाम जो है सो खास करके गतिशील खेल में जो है सो किया जाता है। उसमें करने से उस खिलाड़ी की शक्ति में इंक्रीज जो है सो बहुत जल्दी पावर होता है। अब इसमें क्वेश्चन था आपका कि इसका उपयोग किस क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो इन व्यायामों को करने से मांसपेशियों में लचीलापन, लंबाई तथा कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। एक ही स्थान पर दौड़ना, कूदना, भार प्रशिक्षण के व्यायाम, मेडिसिन बॉल के साथ व्यायाम आदि आइसोटोनिक व्यायाम के ही उदाहरण हैं। ये व्यायाम उपकरणों के द्वारा या बिना उपकरण के भी किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सो आइसोटोनिक व्यायाम जो है सो आपका सबसे ज़्यादा फायदेमंद कहा जाता है कि जिस खेल में बहुत ही ज़्यादा आपका गतिशीलता होती है, उस व्यायाम में ये जो है सो किया जाता है आइसोटोनिक व्यायाम। तो आइसोटोनिक व्यायाम कैसे किया जाता है, मैं आपको फिगर जो है सो एक बार दिखा देता हूँ कि आइसोटोनिक व्यायाम जो है सो करते कैसे हैं। तो फिगर जो है सो ये हो गया आइसोटोनिक व्यायाम का। तो इस प्रकार आप आइसोटोनिक व्यायाम जो है सो आप कर सकते हैं।
अब इसमें जो है सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फाटलेक प्रशिक्षण पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो आपको फाटलेक प्रशिक्षण के बारे में सबसे पहले आपको बताना होगा कि फाटलेक प्रशिक्षण आखिर होता क्या है। तो फाटलेक प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सहन क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है। अब आप कहेंगे सहन क्षमता किसे कहते हैं। तो सहन क्षमता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो आपका खेल जो है सो कोई भी यदि खेल खेल रहा है तो उसमें यदि उसको किसी भी प्रकार की यदि थकावट आती है और वो फिर भी वो यदि वो खेल कर रहा है थकावट के स्थिति में भी, तो उसी को कहा जाता है सहन क्षमता। यानी थकान के स्थिति में आवश्यक गुण तथा गति के साथ क्रिया करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, सहन क्षमता। तो हमें सहन क्षमता को डिफाइन नहीं करने, हमें करने हैं फाटलेक प्रशिक्षण पद्धति की मुख्य विशेषता। तो यहाँ पे आपको मेन इसका यूज सहन क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले सहन क्षमता को डिफाइन किया। तो फाटलेक प्रशिक्षण विधि में आपको समझाने हैं कि फाटलेक प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सहन क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है और इस विधि को गोस्टा होमर ने 1937 ईस्वी में विकसित किया था। यानी फाटलेक प्रशिक्षण विधि सबसे पहले किसने विकसित किया था, गोस्टा होमर। कब किया था, 1937 में। फाटलेक एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है गति खेल, यानी खेल में गतिशीलता। यह प्रशिक्षण विधि निरंतर तथा अंतराल प्रशिक्षण विधि का मिश्रण है। यानी आप निरंतर भी कर सकते हैं और कुछ देर स्टॉप करके भी कर सकते हैं। इसमें खिलाड़ी अपने आसपास की परिस्थिति को ध्यान में रखकर दौड़ता है। जैसे कच्ची पक्की सड़कें यदि है तो हो सकता है आप तेज़ गति से दौड़ रहे हैं तो आप गिर भी जाएं, तो कहीं पे गड्ढा आएगा तो आप रुक सकते हैं, फिर गड्ढे को पार करने के बाद फिर तीव्र गति से आप दौड़ सकते हैं। पथरीली रास्ते, कीचड़ व कंटीले रास्ते, पहाड़, नदियों के किनारे आदि, इसमें खिलाड़ी दौड़ के आधार को ध्यान में रखकर गति परिवर्तन करता है, अर्थात गति से खेलता है। इसीलिए प्रशिक्षण को गति खेल भी कहा जाता है। इसमें गति में परिवर्तन पूर्व निर्धारित नहीं होता, बल्कि खिलाड़ी परिस्थिति को ध्यान में रखकर स्वयं गति परिवर्तन कर लेता है। यदि आगे गड्ढा है तो हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, गड्ढे को पार करके फिर दौड़ना चालू कर देंगे। तो खिलाड़ी स्वयं जो है सो परिस्थिति को ध्यान में रखकर गति में परिवर्तन कर लेता है, क्योंकि खिलाड़ी को अपने गति कम या ज़्यादा करने की छूट होती है। इसीलिए थकान की अवस्था में वह तेज चाल से पैदल चलकर पुनः शक्ति प्राप्ति तेजी से कर सकता है। सहन शक्ति विकास के लिए यह प्रशिक्षण बहुत उपयोगी है। इसमें हृदय की गति 140 से 180 धड़कन प्रति मिनट रहती है। यानी इसमें हृदय की गति का धड़कन जो है सो 140 से 180 धड़कन प्रति मिनट रहती है। एक मिनट में 140 से 180 बार दिल जो है सो धड़कता है। इस अवधि में सामान्यतः 15 मिनट से 1 घंटे तक हो सकती है। इस प्रशिक्षण के द्वारा खिलाड़ी अपनी एरोबिक या एनरोबिक क्षमता या फिर दोनों ही क्षमताएं एक साथ विकसित कर सकता है। मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन है, जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, वहाँ भी आप ये व्यायाम करने से ये जो है सो आप खेल सकते हैं। इस प्रकार जो है सो फाटलेक प्रशिक्षण विधि खास करके सहन क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। इसका जो है सो सबसे पहले विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे गोस्टा होमर, जो 1937 में जो है सो किए थे। ये विधि जो है सो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं और डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, कुछ अंतराल पे भी कर सकते हैं और निरंतर भी कर सकते हैं। इस प्रकार फाटलेक प्रशिक्षण विधि को आप डिफाइन कर सकते हैं। उसमें मेन जो है इसकी विशेषता या इसकी लाभ क्या होगी आपको, तो इस विधि के अनुसार व्यायाम के दौरान
हृदय गति बढ़ने के कारण हृदय वाहिका सहन क्षमता में सुधार होता है। इस व्यायाम विधि में दौड़ने की गति तथा तीव्रता में निरंतर परिवर्तन के कारण खिलाड़ी छोटी दूरी की दौड़ें तीव्रता से तथा लंबी दूरी की दौड़ें आसानी से दौड़ सकता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई खिलाड़ी एक साथ भाग ले सकते हैं। इस प्रकार की प्रशिक्षण विधि बिना किसी उपकरण के आसानी से आयोजित किया जा सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि पर दौड़ने के कारण खिलाड़ी के जोड़ अधिक शक्तिशाली बनते हैं। ये सब सारे के सारे फाटलिक प्रशिक्षण पद्धति की मुख्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे सही ढंग से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लचक। लचक का क्या अर्थ है और लचक को विकसित करने की जो है सो विधि क्या सब है, ये आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आपको लचक के बारे में बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक कहते हैं। यदि आपके शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ है, यदि उसमें गति उत्पन्न हो रही है, उसे ही हम लचक कहते हैं। शरीर के जोड़ों के अधिकतम विस्तार के साथ गति की क्षमता को लचक कहते हैं। लचक मांसपेशियों की लंबाई, जोड़ों की संरचना, कंदराओं तथा लिगामेंट्स जैसे कारकों द्वारा निर्धारित होता है। केवल अधिक लचक वाले व्यक्ति अपने कार्यों को ज़्यादा आसानी से कुशलतापूर्वक और आकर्षक ढंग से कर सकता है। लचक चोटों से बचाव करने में, आसन को सुधारने में, पीठ दर्द को कम करने में, जोड़ों को स्वस्थ रखने में तथा शारीरिक गतिविधियों के दौरान संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः व्यक्ति के जोड़ों की पूर्ण रूप से गतिविधियां कर पाने की क्षमता को हम लचक कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है लचक को विकसित करने के तरीके की व्याख्या करें। तो सबसे पहले आपको लचक को विकसित करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है बैलिस्टिक मेथड बोलते हैं। बैलिस्टिक मेथड क्या होता है? बैलिस्टिक विधि में शारीरिक क्रियाकलाप लयात्मक ढंग से घूमकर इस प्रकार किया जाता है कि शरीर के घूमने से विभिन्न जोड़ों में अधिकतम खिंचाव उत्पन्न किया जा सके। मतलब बैलिस्टिक विधि का मतलब ही है कि आप जो व्यायाम करेंगे इस प्रकार जो है सो व्यायाम करेंगे कि आपका पूरा शरीर चारों तरफ घूमने लगे। घूमकर इस प्रकार किया जाता है कि शरीर के घूमने से विभिन्न जोड़ों में अधिकतम खिंचाव उत्पन्न किया जा सके। इस विधि में व्यायाम गिनती के साथ लयात्मक ढंग से किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यायाम से पहले शरीर को गर्म किया जाता है, वार्म अप किया जाता है ताकि जोड़ों को अधिकतम सीमा तक खींचा जा सके। ये जो बैलिस्टिक विधि है आपको अलग से भी पूछ सकता है। और लचक के बारे में जब पूछे कि लचक की क्या क्या जो है सो आपको विकसित करने के तरीके हैं, तो उसमें भी ये बैलिस्टिक विधि आपको बताना है और अलग से टिप्पणी करने के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैलिस्टिक विधि में क्या आप लिखेंगे कि इसे जो है सो इस व्यायाम को इस प्रकार किया जाता है कि शरीर आप चारों ओर घूमने लगे, जिससे जोड़ों में अधिकतम खिंचाव उत्पन्न हो और खिंचाव उत्पन्न होने से जो है सो क्या होगा, लचक में वृद्धि होगा। लेकिन यह व्यायाम करने से पहले आपको शरीर को वार्म अप करना पड़ेगा, शरीर को गर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसकी विधि है लचक को बढ़ाने के लिए स्थिर खिंचाव वाली विधि। तो स्थिर खिंचाव वाली विधि में आप लिखेंगे कि इस विधि में शरीर को धीरे धीरे खिंचाव अवस्था में लाकर कुछ देर के लिए उसी अवस्था में रुके रहना होता है। हालांकि स्थिर खिंचाव में रुके रहने के समय व्यक्ति का उद्देश्य पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि उसका उद्देश्य लचक में वृद्धि करना हो तो इसे 30 सेकेंड तक के लिए करना चाहिए। यदि यह कूलिंग डाउन के उद्देश्य से किया जा रहा हो तो इसे 10 सेकेंड तक किया जा सकता है। इस विधि में खिंचाव वाली अवस्था में और आगे बढ़ने के प्रयास करते रहना चाहिए। अर्थात स्थिर खिंचाव वाली विधि ये हो गया, जैसे आप किसी पेड़ को पकड़ कर लटक गए
तो आप अपने लंबाई में बढ़ोतरी करना चाहते हैं इसका मतलब, तो उसको आप 10 मिनट तक कम से कम जो है सो करिए। तो आपकी लंबाई में जो है चूँकि 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप 30 सेकेंड तक कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट इतना यदि आप कर लिए तो ये स्थिर खिंचाव वाली विधि होती है। नेक्स्ट है गतिशील खिंचाव विधि। इस विधि में टांगों व हाथों को नियंत्रित रूप से इस प्रकार घुमाया जाता है कि जोड़ों में धीरे धीरे अधिकतम खिंचाव उत्पन्न हो सके। इस विधि के क्रिया की शुरुआत धीमी गति से करनी चाहिए और इसके बाद क्रिया धीरे धीरे पूरी गति या वेग से की जा सकती है। गतिशील क्रिया वाले खेलों जैसे कि जिम्नास्टिक इत्यादि के लिए इस प्रकार के व्यायाम की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया गतिशील खिंचाव विधि। उसके बाद है प्रोप्रियोसेप्टिव नाड़ी पेशीय सरलीकरण विधि, यानी प्रोप्रियोसेप्टिव नाड़ी पेशीय सरलीकरण विधि सामान्यतः उच्च कोटि के खिलाड़ी द्वारा ही लचक में वृद्धि करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग साधारण खिलाड़ी नहीं करते, जो उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं वही जो है सो आपको इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में खिंचाव से पहले मांसपेशियों का संकुचन किया जाता है ताकि मांसपेशियों को अधिक से अधिक शिथिल किया जा सके। कम से कम समय में लचक के विकास की यह सबसे उपयुक्त विधि है। इस प्रकार जो है सो लचक को बढ़ाने के निम्नलिखित आपको विधि बताए, मेथड बताए। पहला था बैलिस्टिक विधि, दूसरा था स्थिर खिंचाव वाली विधि, उसके बाद गतिशील खिंचाव विधि, उसके बाद प्रोप्रियोसेप्टिव नाड़ी पेशीय सरलीकरण विधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमेट्रिक व्यायाम का क्या अर्थ है और इसका उपयोग किस क्षमता को विकसित करने के लिए जो है सो किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आइसोमेट्रिक व्यायाम होता क्या है। तो इसमें आइसोमेट्रिक व्यायाम को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आपको व्यायाम किया जाता है ये शक्ति में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। यानी ये व्यायाम जो है सो आपको शक्ति के विकास की विधि है। आपके शरीर में जो लंबे दौड़ आप करते हैं, मैराथन दौड़ करते हैं, ऐसे ऐसे दौड़ के लिए आपको ऐसे ऐसे व्यायाम करना ज़रूरी होगा, तो जिससे कि शक्ति के विकास में वृद्धि हो। तो ये जो आइसोमेट्रिक व्यायाम है ये शक्ति के विकास की विधि है। आपको इसमें शक्ति के विकास के बारे में नहीं, इसमें आपको लिखने हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम होता क्या है। तो आप ये पहले समझ जाइए कि आइसोमेट्रिक व्यायाम का यूज हम शक्ति के विकास के लिए करते हैं। लैटिन भाषा में आइसो का अर्थ है समान या स्थिर, व मैट्रिक का अर्थ है लंबाई, यानी स्थिर लंबाई या समान लंबाई। इस प्रकार से आइसोमेट्रिक शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ समान या स्थिर लंबाई, अर्थात जिन क्रियाकलापों को करने से मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता उसी को कहा जाता है आइसोमेट्रिक व्यायाम। यदि आपका इसका अर्थ आप समझ गए कि आइसो का क्या अर्थ होता है और मैट्रिक का क्या अर्थ होता है, तो इस हिसाब से आप इसको डिफाइन कर देंगे। तो आइसो का अर्थ हो गया समान और मैट्रिक का अर्थ हो गया लंबाई, यानी इस व्यायाम के करने से आपका लंबाई आपकी मांसपेशी में किसी प्रकार की न वृद्धि होगी न कुछ, क्योंकि ये समान लंबाई का व्यायाम है। वे आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाते हैं। ये ऐसे व्यायाम होते हैं जिनको करते समय क्रियाओं या गतियों को स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता, अर्थात इन व्यायामों में क्रिया तो होती है परंतु गति नहीं होती। मतलब ये बैठकर किया जाता है, एक जगह किया जाता है, इसीलिए इन्हें गतिहीन व्यायाम कहते हैं। वैज्ञानिक रूप से इन व्यायामों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि किया गया कार्य वस्तु पर लगाया गया बल तथा उस वस्तु के दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात किया गया कार्य क्या होगा, वस्तु पर आरोपित बल मल्टीप्लाई वस्तु का बल के दिशा में विस्थापन।
क्योंकि यह व्यायाम गतिहीन होती है, इसीलिए विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, अर्थात किया गया कार्य भी शून्य होता है। जैसे कि यदि हम किसी दीवार को दोनों हाथों से अपना पूरा बल लगाकर विस्थापित या धकेलने की कोशिश करेंगे तो अपना पूरा बल लगाकर भी हम उस दीवार को धकेल नहीं पाएंगे। अब इस हिसाब से यदि आप देखें, यदि 2 घंटा तक पसीना से लथपथ हो गए और आप उसको धक्का धकेल रहे हैं 2 घंटे से, तो आप कहेंगे हम बहुत कार्य किए। नहीं, किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, विस्थापन कुछ हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, परंतु दीवार अपनी जगह से हिला ही नहीं। बल लगाने के बावजूद भी दीवार का विस्थापन क्या हुआ, शून्य रहा, इसीलिए किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। इस प्रकार जो है सो आइसोमेट्रिक व्यायाम को आप जो है सो डिफाइन कर सकते हैं। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका सहन क्षमता का अर्थ क्या है। सहन क्षमता के प्रकारों का वर्णन करें। तो सहन क्षमता के बारे में मैं पहले भी आपको बताया था कि किसी भी शारीरिक क्रिया तथा गतिविधि को लंबी अवधि तक जारी रखने की शारीरिक योग्यता सहन क्षमता कहलाती है। इसका यूज तब आप करते हैं जब आप बहुत लंबे समय तक खेलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं और आप थकते भी हैं, फिर भी आप वो कार्य करते ही जाते हैं थकने के बावजूद। इसी को कहा जाता है सहन क्षमता। अर्थात थकान के स्थिति में आवश्यक गुण तथा गति के साथ क्रिया करने की जो क्षमता होती है उसी को कहा जाता है सहन क्षमता। दूसरे शब्दों में कहें तो सहन क्षमता खिलाड़ी की थकान की स्थिति में भी कार्य जारी रखने की योग्यता होती है। आप थक भी जाएंगे फिर भी आप कार्य करते ही रहेंगे। किसी खिलाड़ी व्यक्ति की सहन क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी मांसपेशियां कितनी लंबी अवधि तक कार्य कर सकती है। सहन क्षमता को आंतरिक बल भी कहा जाता है और यही सहन क्षमता है जो खिलाड़ी को इतने लंबे समय तक खेलने के लिए जो है सो आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये तो सहन क्षमता का अर्थ हो गया। इसके प्रकार का वर्णन करना है तो इसका प्रकार सबसे पहले देख लीजिए। इसके प्रकार जो है, पहला प्रकार है गतिविधि की प्रकृति के अनुसार सहन क्षमता 3 प्रकार का होता है। एक मूलभूत सहन क्षमता, दूसरा सामान्य सहन क्षमता, तीसरा विशिष्ट सहन क्षमता। मूलभूत सहन क्षमता में आप लिखेंगे किसी व्यक्ति खिलाड़ी की वह सहन क्षमता जो उसे लंबी अवधि तक के क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए योग्य बनाता है, उसी को कहा जाता है मूलभूत सहन क्षमता। सामान्य सहन क्षमता धीमी तथा तीव्र गति वाले क्रियाकलापों के कारण हुई थकान को सहन करने की योग्यता को सामान्य सहन क्षमता कहा जाता है। विशिष्ट सहन क्षमता किसी विशिष्ट क्रियाकलाप या गतिविधि के कारण होने वाले थकान को सहने की योग्यता विशिष्ट सहन क्षमता कहलाती है। ये तो हो गया आपका पहला सहन क्षमता के प्रकार में गतिविधि की प्रकृति के अनुसार सहन क्षमता 3 प्रकार हो गया। उसके बाद है गतिविधि की अवधि के अनुसार सहन क्षमता। ये तो प्रकृति के अनुसार हो गया, ये अवधि के अनुसार यानी समय के अनुसार। इसमें इसका प्रकार जो है सो आपको 4 प्रकार है। गति सहन क्षमता, अल्प अवधि सहन क्षमता, मध्यम अवधि की सहन क्षमता और दीर्घ अवधि सहन क्षमता। गति सहन क्षमता में आप लिखेंगे 45 सेकंड तक चलने वाले तीव्र शारीरिक गतिविधियों के कारण हुई थकान को सहने की क्षमता गति सहन क्षमता कहलाता है। अल्प अवधि सहन क्षमता में आप लिखेंगे 45 सेकंड से 2 मिनट तक चलते वाली तीव्र शारीरिक गतिविधियों के कारण हुई थकान को सहने की क्षमता अल्प अवधि सहन क्षमता कहलाती है। मध्यम अवधि की सहन क्षमता में आप लिखेंगे 2 मिनट से 11 मिनट तक चलने वाली शारीरिक गतिविधियों के कारण हुई थकान को सहने की क्षमता जो होती है वो मध्यम अवधि की सहन क्षमता कहलाती है। दीर्घ अवधि सहन क्षमता किसे कहेंगे, 11 मिनट से अधिक अवधि तक चलने वाली शारीरिक गतिविधियों के कारण हुई थकान की सहने की क्षमता दीर्घ अवधि सहन क्षमता कहलाती है। इस प्रकार जो है सो आपको
सहन क्षमता के प्रकार के बारे में आपको लिखने हैं। गतिविधि के प्रकृति के अनुसार सहन क्षमता 3 प्रकार है, मूलभूत सहन क्षमता, सामान्य सहन क्षमता और विशिष्ट सहन क्षमता। गतिविधि की अवधि के अनुसार सहन क्षमता मतलब समय के अनुसार सहन क्षमता कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। गति सहन क्षमता, अल्पावधि सहन क्षमता, मध्यम अवधि की सहन क्षमता और दीर्घ अवधि की सहन क्षमता। इस प्रकार जो है सो ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सारे इस अध्याय 10 चैप्टर जो खेलों में प्रशिक्षण चैप्टर का नाम है, इसका मैं सारा का सारा क्वेश्चन करवा दिया हूँ। अब जो आपका फिजिकल एजुकेशन का जो आपका अभी 2 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है बोर्ड में, 12th क्लास बोर्ड में, उसमें जो भी चैप्टर आ रहा है सारा का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और यदि आप इतना कर लिए तो हमारे हिसाब से आपको किसी भी हालत में 90% से ऊपर मार्क्स कोई भी ना रोक सकता। लेकिन आपको किसी भी हालत में इतने क्वेश्चन करके जाने होंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, अभी आपके पास टाइम है, उसको आप बस सुनना है आपको, और सुनने से अपने आप लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।